हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला प्रश्न है, पर्वत की अभिलाषा निम्न में से किसकी रचना है? आपको बताना है जो रचना है पर्वत की अभिलाषा, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन है सोहनलाल द्विवेदी, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद और माखनलाल चतुर्वेदी। तो राइट आंसर आपको बताना है और इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद। पर्वत की अभिलाषा, इसके जो लेखक हैं वह हैं जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, धृतराष्ट्र खुश हुए व्यंग्य कथा के लेखक कौन है? व्यंग्य कथा है धृतराष्ट्र खुश हुए और इसके लेखक का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है सुभाष राय, अरुण कमल, श्रीधर पाठक, रमेश बख्शी। राइट आंसर बताना है कि धृतराष्ट्र खुश हुए यह व्यंग्य कथा किसके द्वारा लिखी गई है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुभाष राय। ऑप्शन ए, सुभाष राय। धृतराष्ट्र खुश हुए इस व्यंग्य कथा के लेखक का नाम है ऑप्शन ए, सुभाष राय। अगला प्रश्न है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया? मानवीय करुणा की दिव्य चमक, यह संस्मरण विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? यह संस्मरण विधा की रचना है। मानवीय करुणा की दिव्य चमक, आपको इसके लेखक का नाम बताना है। ऑप्शन है सूर्यनारायण, शमशेर बहादुर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या माखनलाल चतुर्वेदी। तो राइट आंसर इसके लिए होता है ऑप्शन सी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। मानवीय करुणा की दिव्य चमक, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इसके लिए राइट आंसर है। आप इसे ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्या है? सर्वेश्वर दयाल, सभी में दयाल है। सर्वेश्वर का मतलब आप सभी से जोड़ सकते हैं। किससे जोड़ सकते हैं? सभी से दयाल। तो मानवीय करुणा की जो दिव्य चमक है वह सबसे ज़्यादा क्या है? दयालु है, यानी कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला प्रश्न है, राजा प्रजा किसके द्वारा लिखा गया है? राजा प्रजा ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन है इसके लिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, गिरजा कुमार माथुर। राइट आंसर बताना है, राजा प्रजा किसके द्वारा लिखा गया है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, मैथिली शरण गुप्त। राजा प्रजा यह किसके द्वारा लिखा गया है? मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है, अपना एकांत कहानी के लेखक कौन हैं? अपना एकांत कहानी किस विधा की रचना है? कहानी विधा की रचना है। इसके लेखक का नाम बताना है कि अपना एकांत जो कहानी है यह किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है कमलेश्वर, हरिवंश राय बच्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और मैथिली शरण गुप्त। राइट आंसर बताना है और इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, कमलेश्वर। अपना एकांत जो कि कहानी विधा की रचना है, इसके लेखक का नाम है कमलेश्वर। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, परंपरा किसके द्वारा लिखी गई रचना है? आपको बताना है कि जो रचना परंपरा है यह किसके द्वारा लिखी गई है, किसने इसका लेखन कार्य किया है। ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, भवानी प्रसाद मिश्र, रामेश्वर शुक्ल अंचल और हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी होता है, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। परंपरा यह रचना किसकी है? हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रचना है। यानी कि जो परंपरा है उसमें क्या जुड़े हुए हैं? हीरे। क्या जुड़े हुए हैं? हीरे जुड़े हैं। इससे आप हीरानंद को ऐड कर सकते हैं, यानी कि इसके साथ लिंक करके आप इसे याद कर सकते हैं कि परंपरा में क्या है? हीरे जुड़े हैं, जिससे हम सब अनजान हैं, अज्ञेय हैं। परंपरा यानी कि हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अगला प्रश्न है, स्वराज भवन के लेखक कौन हैं? बताना है। जो स्वराज भवन रचना है इसके लेखक कौन है? ऑप्शन में है मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और प्रकाश चंद्र गुप्त। तो स्वराज भवन के लेखक का नाम आपको बताना है। इसके लिए राइट आंसर बताना है और इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, प्रकाश चंद्र गुप्त। इसके लिए राइट आंसर क्या है? प्रकाश चंद्र गुप्त। स्वराज भवन के लेखक का नाम है प्रकाश चंद्र गुप्त। तो आप इसे ऐसे भी ऐड कर सकते हैं कि स्वराज भवन, जहां हमारा अपना राज होता है उस ही भवन में हमको
क्या मिल सकता है? प्रकाश मिल सकता है। तो प्रकाश चंद्र गुप्त, ठीक है। उस जहाँ हमारा अपना राज होता है जिस भवन में, वहीं हमें अच्छा प्रकाश मिल सकता है, चंद्र के समान प्रकाश मिल सकता है। अगला प्रश्न है, समानांतर के लेखक कौन हैं? समानांतर के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है मुक्तिबोध, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन डी है, सॉरी ऑप्शन सी है, रामधारी सिंह दिनकर। यह रचना जो है समानांतर किसकी रचना है? दिनकर जी की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न है, हमारे साहित्योदय की प्राचीन कथा किसके द्वारा लिखी गई रचना है? रचना का नाम है हमारे साहित्योदय की प्राचीन कथा। यह किसने लिखी है? कि हमारे साहित्य की प्राचीन कथा के बारे में, साहित्योदय का मतलब है साहित्य का उदय कैसे हुआ, इसकी प्राचीन कथा है। तो हमारे साहित्योदय की प्राचीन कथा, लेखक हैं श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर आपको बताना है कि किसके द्वारा लिखी गई है। राइट आंसर क्या होगा? इसके लिए राइट आंसर है श्याम सुंदर दास। इसके लिए जो राइट आंसर है वह क्या है? श्याम सुंदर दास। यानी कि जो हमारे साहित्य उदय की प्राचीन कथा है, जो हमारे साहित्य उदय की प्राचीन कथा है वह कैसी है? श्याम सुंदर दास, श्याम के जैसे सुंदर है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, कि हमारे साहित्य के उदय की जो प्राचीन कथा है वह श्याम के समान सुंदर है, यानी कि श्याम सुंदर दास इसके लिए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक अकहानी का सुपात्र, एक अकहानी का सुपात्र किसकी रचना है? आपको बताना है कि एक अकहानी का सुपात्र रचना के लेखक कौन है? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, रविंद्र कालिया, कमलेश्वर, फणीश्वरनाथ रेणु। तो एक कहानी का सुपात्र जो रचना ये रचना है किसकी है बताना है। इसके लिए राइट आंसर होता है ऑप्शन डी, फणीश्वरनाथ रेणु। एक कहानी का सुपात्र जो रचना है किसकी है? फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है। अगला प्रश्न है, मतीराम किस काव्यधारा के कवि माने जाते हैं? मतीराम, ये रीतिकाल से संबंधित प्रश्न आ गए आपके कि मतीराम किस काव्यधारा के कवि माने जाते हैं? रीतिबद्ध माने जाते हैं, रीति सिद्ध माने जाते हैं, रीति मुक्त या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए राइट आंसर होता है ऑप्शन ए, रीतिबद्ध। मतीराम जो हैं वह रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। मतीराम रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन से कवि रीति मुक्त धारा से संबंधित हैं? जो कवि रीति मुक्त धारा से संबंधित है उनके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन है घनानंद, बोध, आलम और इनमें से सभी। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, सभी। यह सभी जो हैं वह रीति मुक्त धारा के कवि हैं। ये सभी जो है वह किस धारा के कवि हैं? रीति मुक्त धारा के कवि हैं। 3 धाराएं थी रीतिकाल की, रीति सिद्ध, रीति मुक्त और रीतिबद्ध, ठीक है। तो अभी रीति मुक्त धारा की कवियों की बात हो रही है, तो उनमें से कौन आते हैं? घनानंद, बोधा, आलम सभी रीति मुक्त धारा के कवियों में आते हैं। अगला प्रश्न है, सुधानिधि किसकी रचना है? सुधानिधि किसकी रचना है? सुधानिधि के लेखक का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है राम सहाय, द्विजदेव, तोष, बिहारी। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, तोष। सुधानिधि जो रचना है वह किसकी रचना है? तोष की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। पहली रचना है आलम केली, इसके लेखक का नाम बताना है। शकुंतला नाटक है, रतन हजारा है और कृपाकांत है। दूसरी ओर रचनाकारों के नाम हैं पृथ्वी सिंह है, आलम है, नेवाज है और घनानंद है। राइट आंसर आपको बताना है कि कौन किसके साथ सही सुमेलित होगा। तो इसका सही सुमेल देख लेते हैं। जो पहली रचना है आलम केली, इसके लेखक हैं आलम। शकुंतला नाटक है, इसके लेखक है नेवाज। रतन हजारा है, इसके लेखक है पृथ्वी सिंह और कृपाकांत यह रचना घनानंद की रचना है। अगला प्रश्न है, बिरह बारिश के लेखक कौन है? बिरह बारिश के लेखक का नाम बताना है। ऑप्शन है आलम, कृष्ण कवि, बोधा और घनानंद। तो इसके लिए राइट आंसर है बिरह बारिश की जो लेखक हैं वह हैं ऑप्शन सी, बोधा। बिरह बारिश यह रचना किसकी है? बोधा की रचना है बिरह बारिश। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार रीतिकाल की सीमा, समय सीमा कौन सी मानी गई है?
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार रीतिकाल की जो समय सीमा है, रीतिकाल की जो समय सीमा है वह कौन सी मानी गई है? अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग समय सीमाएं दी हैं। तो शुक्ल जी के अनुसार आपको रीतिकाल का समय बताना है। ऑप्शन में है 1700 से 1900 विक्रमी, 1750 से 1900, 1750 से 1950, 1700 से 1950 विक्रमी। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए 1700 से 1900 विक्रमी का समय जो है रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल का समय माना है, 1700 से 1900 विक्रमी का समय। अगला प्रश्न है भारतेंद्र युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो भारतेंद्र युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? नवजागरण काल, पुनर्जागरण काल, सामाजिक विकास काल या इनमें से कोई नहीं। इसके लिए राइट आंसर होता है पुनर्जागरण काल। जो भारतेंदु युग है इसको पुनर्जागरण काल इस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है नई कविता का समय कब से कब तक माना जाता है? आपको नई कविता का समय बताना है, कब से कब तक यह समय माना गया है। 1950 से 1960 सॉरी 1953 से 1960, 1950 से 1961 या 1943 से 1953 ईस्वी या 1960 के बाद। नई कविता का समय में पूछा है, नई कविता का, तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए 1953 से 1960 ईस्वी का जो समय है वह नई कविता का समय माना जाता है। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सी रचना सही सुमेलित नहीं है? जो रचना इसमें सुमेलित नहीं है उसके लिए बताना है। यानी कि कोई 3 रचनाएं जो है वो सही सुमेलित हैं, कोई एक रचना है जो कि सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन में है आपका लोकोक्ति शतक, श्यामलता, हो होरी और वेणुगीत। ऑप्शन दिए गए हैं इसके लिए प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास। तो इसके लिए राइट आंसर होता है ऑप्शन डी वेणुगीत। यह राधा कृष्ण दास की रचना नहीं है बल्कि यह रचना किसकी है? भारतेंदु जी की रचना है। इसके अतिरिक्त लोकोक्ति शतक, श्यामलता और मतलब लोकोक्ति शतक प्रताप नारायण मिश्र की रचना है, सही है। श्यामलता जगमोहन सिंह की रचना है, भी सही है। हो होरी अंबिका दत्त व्यास की रचना है, यह भी सही है। लेकिन जो रचना वेणुगीत है यह राधा कृष्ण दास की है, यह गलत है। यह किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। जो आपकी डी ऑप्शन है वह गलत है, सही सुमेलित नहीं है। यानी कि आपको नहीं बताना है, तो यह आपका सही आंसर हो गया। इसके अतिरिक्त ये सारी रचनाएं सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है सुकवि सतसई किसकी रचना है? आपको बताना है जो सुकवि सतसई है, सुकवि सतसई यह रचना किसकी है? राधा कृष्ण दास की, अंबिका दत्त व्यास की, या भारतेंदु हरिश्चंद्र या जगमोहन से हैं। तो इसके लिए राइट आंसर है अंबिका दत्त व्यास। जो सुकवि सतसई यह रचना है यह अंबिका दत्त व्यास जी की रचना है। सुकवि सतसई अंबिका दत्त व्यास जी की रचना है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन से कवि तार सप्तक से संबंधित कवि नहीं है? जो कवि तार सप्तक से संबंधित नहीं है, नहीं में आपको आंसर बताना है, तार सप्तक से संबंधित नहीं है उनका नाम आपको बताना है। तार सप्तक, तो तार सप्तक की शुरुआत किसने की थी? यह की थी अज्ञेय ने, हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने। तो प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 रहा था। तो इसे प्रथम तार सप्तक नहीं बल्कि केवल तार सप्तक ही कहा जाता है। ठीक है, जो पहले आया सबसे पहले सप्तक था वो तार सप्तक था। पहला सप्तक जो था वो तार सप्तक था, इसे प्रथम सप्तक नहीं तार सप्तक के नाम से पुकारा जाता है। उसके बाद का जो सप्तक था उसे द्वितीय तार सप्तक, फिर तृतीय, फिर चतुर्थ ऐसा बोला जाता है। तो इसलिए कभी भी हो तो तार सप्तक को प्रथम तार सप्तक ना कहें, क्योंकि यह केवल तार सप्तक के नाम से था। तो आपको बताना है कि तार सप्तक में जो कवि थे इनमें से कौन है जो नहीं शामिल थे। ऑप्शन है नेमी चंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माछी और रामस्वरूप चतुर्वेदी। क्योंकि जो सप्तक था तार सप्तक, इसमें 7 कवि थे। द्वितीय तार सप्तक में भी फिर अगले 7 कवि दिए गए थे अज्ञेय जी के द्वारा। तो आपको बताना है कि तार सप्तक में कौन से 7 कवि थे और इनमें से कौन है जो शामिल नहीं है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी जो थे वो तार सप्तक के कवि नहीं थे। उसके अतिरिक्त नेमी चंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे ये तार सप्तक के कवि थे। तो तार सप्तक के जो कवि थे उनमें जो 7 कवि शामिल थे उनके नाम यहाँ पर आपको दिए गए हैं। नेमी चंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ये जो थे तार सप्तक के कवि थे। कुल 7 कवि इसमें थे। कवि नेमी चंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे और गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय।
तो ये जो हैं तार सप्तक के कवि हैं। दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष निम्न में से कौन सा माना जाता है? आपको दूसरे तार सप्तक के प्रकाशन वर्ष के बारे में बताना है। दूसरा तार सप्तक था, उसका प्रकाशन वर्ष क्या रहा? 1943, 1951, 1961 या 1970। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है 1951। जो दूसरा तार सप्तक था इसका प्रकाशन वर्ष 1951 था, जबकि तार सप्तक का 1943 था। तो अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी रचना निराला जी की नहीं है? जो रचना निराला जी की नहीं है, नहीं उसको बताना है। यानी कि 3 कोई रचनाएं निराला जी की हैं, उसके अतिरिक्त एक रचना होगी जो कि निराला जी की नहीं होगी। तो आपको ऑप्शन दिए हैं, नए पत्ते, गर्म पकौड़ी, अणिमा, इनमें से कोई नहीं। राइट इसके लिए आंसर देखते हैं। राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं, यह सभी रचनाएं निराला जी की हैं। यानी कि इसमें से कोई रचना ऐसी नहीं है जो निराला की नहीं है, ये सारी रचनाएं निराला जी की हैं, नए पत्ते, गर्म पकौड़ी और अणिमा। तो इस प्रकार ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर हो जाता है कि इनमें से कोई भी रचना नहीं है जो कि निराला जी की ना हो। अगला प्रश्न है, ज्योत्सना किसकी रचना है? ज्योत्सना के लेखक का नाम बताना है। ऑप्शन है महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, केदारनाथ अग्रवाल और रामविलास शर्मा। तो राइट आंसर इसके लिए है सुमित्रा नंदन पंत। जो ज्योत्सना रचना है यह किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न रचनाओं को उनकी रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। इन रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। एक को रचनाएं दी गई हैं, दूसरी को रचनाकार दिए गए हैं। तो राइट आंसर देखते हैं इसके लिए क्या होगा। इसके लिए राइट आंसर देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर देखिए, इसमें है जो रचना बादल को घिरते देखा, तो वह किसकी रचना है? नागार्जुन की रचना है। अजय खंडहर रांगे राघव की रचना है। फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। तुम्हें सौंपता हूँ यह रचना है त्रिलोचन की। अगर आपको कुछ ट्रिक के द्वारा इनको याद करना है तो आप इन्हें ऐसे भी कर सकते हैं कि बादल को घिरते देखा नाग अर्जुन ने, किसने देखा? नाग के साथ अर्जुन ने। अजेय खंडहर यानी कि जिन खंडहरों को जीता नहीं जा सकता उन्हें किसने जीता? रांगे राघव ने यानी कि राम से भी कनेक्ट कर सकते हैं आपसे कि राम ने यानी कि राघव ने जीता। फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ की घाटी में, अगर आप देखोगे अग्रवाल, अगर कहोगे तो अग्रवाल हो जाएगा। तो अगर आप केदारनाथ की घाटी में अग्रवाल मतलब अगर आप देखोगे तो वहाँ कौन बोलते हैं? फूल नहीं रंग बोलते हैं। वहाँ फूल नहीं क्या बोलते हैं? रंग बोलते हैं। अगला है, तुम्हें सौंपता हूँ, मैं तुम्हें सौंपता हूँ, क्या सौंपता हूँ? त्रिलोचन, अपने तीनों लोचन तुम्हें सौंपता हूँ। ठीक है, अपने तीनों लोचन में तुम्हें सौंपता हूँ। अगला प्रश्न है, मुर्दों का गांव कहानी के लेखक कौन है? मुर्दों का गांव क्या है? कहानी विधा की रचना है और इसके लेखक का नाम बताना है। ऑप्शन है धर्मवीर भारती, किशोरी लाल गोस्वामी, नागा अर्जुन, मैथिली शरण गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन ए धर्मवीर भारती। मुर्दों का गांव किसकी कहानी है? धर्मवीर भारती की कहानी है मुर्दों का गांव। ठीक है, धर्म ने वीरता से जीत लिया किसको? मर्दों का गांव। अगला प्रश्न है, किस भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहा जाता है? कौन सी भाषा है जिसमें उपन्यास को कादम्बरी कहा जाता है? संस्कृत है, मराठी है, गुजराती है, कश्मीरी है। राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन बी है मराठी भाषा में जो उपन्यास है उसे कादम्बरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद एक समीक्षा, आलोचना क्या है? आलोचना है। प्रगतिवाद एक समीक्षा, यह क्या है? आलोचना है। इसके लेखक का नाम बताना है। राइट आंसर धर्मवीर भारती, रामधारी सिद्ध, सुमित्रा नंदन पंत, नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसके लिए राइट आंसर है धर्मवीर भारती। प्रगतिवाद एक समीक्षा, इस के लेखक कौन है? इस आलोचना के लेखक धर्मवीर भारती। यानी कि प्रगतिवाद पर जो समीक्षा लिखी वह भारती ने बड़ी धर्मवीरता के साथ लिखी या फिर धर्म को निभाते हुए लिखी। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूरदास ने किस कृति में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है? सूरदास ने किस कृति में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है? सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली, ये सूरत हो गया है, यहाँ पर सूर है। ठीक है,
ये क्या है, सूर है, सूर सारावली, या इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, साहित्य लहरी। तो सूरसागर ने, सूरदास ने किस में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है, साहित्य लहरी में दिया है। अगला प्रश्न है कला परिच्छेद। कला परिच्छेद किसके द्वारा लिखी गई, दंडी, श्रीहर्ष, बाणकवि, भवभूति। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, दंडी। कला परिच्छेद किसने लिखा है, दंडी ने लिखा है। इसी के साथ ये क्लास हमारी यहीं पे एंड होती है। अगर आपको क्वेश्चन यूजफुल लगे हों तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक अपनी तैयारी जारी रखिए। धन्यवाद।